नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो है वर्णमाला साथ ही साथ उच्चारण स्थान, वर्णमाला में ध्वनि, भाषा, सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष सब आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले बात आती है कि वर्णमाला में जो भी वर्ण है वो दोस्तों वर्णमाला में जो वर्ण है प्लस इसको जब क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण दोस्तों सबसे पहले बात आई कि ध्वनि की। जब भी कोई भी ध्वनि सबसे छोटी इकाई ध्वनि की, यहाँ पर देखिए लिखा गया सबसे छोटी ध्वनि सुनने योग्य या फिर लिखने योग्य जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? उसको वर्ण कहते हैं। या फिर कहिए शब्द का जो है सबसे छोटा, वाक्य का सबसे छोटा हो जाएगा, शब्द शब्द का सबसे छोटा हो जाएगा, अक्षर अक्षर से भी छोटा। अक्षर और एक बात आती है, अक्षर और वर्ण में क्या फर्क है? देखिए अगर हम अक्षर में बात करें तो राम मान लीजिए लिख लिया आपने, राम जी का नाम से ही शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो दो अक्षर है। लेकिन जब वर्णों की बात करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगी? र भी आएगा आधा, उसके बाद आ है, राम में आ है, फिर म है आधा, फिर अ है। यानी वर्ण जब बात करेंगे तो चार वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अक्षर से भी छोटा है। कह देते हैं कि वर्ण और अक्षर एक है, लेकिन अक्षर से भी छोटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ध्वनि, ध्वनि से ही कुल कार्यक्रम या शुरू जो होता है ध्वनि से ही शुरू होता है। ऐसा ध्वनि सबसे छोटी इकाई ध्वनि की जिसको हम सुन सकते हैं, लिखने योग्य हो या सुनने योग्य या लिखने योग्य हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और उसी से जो है क्या होगा, उसी को व्यवस्थित जब कर देंगे, क्रम में जब कर देंगे तो इसी से बन जाता है वर्णमाला। ठीक है, इसी के बाद बात आती है भाषा क्या है। तब भाषा जो है संस्कृत का एक शब्द है भाष, उससे ये बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, इससे सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। चाहे आप ध्वनि से स्टार्ट करिए, चाहे वर्णमाला से स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब वर्णमाला, इसको जो है दो प्रकार से बांटा जाता है। एक आपका उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जैसे बोलने के आधार पर, उच्चारण मतलब मुंह से जो बोल रहे हैं, तो उसमें कहा जाता है कि 45 वर्ण होते हैं। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप लेखन के आधार पर लिखेंगे। क्या होगा? लेखन के आधार पर, यानी 52 वर्ण लिखेंगे आप। ठीक है, वर्णमाला में कितने पूछेगा? 52 लिखिएगा, यही राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, उच्चारण के आधार को यहीं से हटा देते हैं। ठीक है, 45 होते हैं, बस जान लीजिए। 10 इसमें स्वर होते हैं, 35 आपके व्यंजन होते हैं, तो 45 हो जाते हैं। आगे बढ़िए, कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको याद करना है? देखिए 52 आपके 52 जो है वर्ण होते हैं। अब समझिए, जिसमें आपके स्वर होते हैं 13 और 35 होते हैं व्यंजन और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसको मैंने यहीं पर कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है द्विगुण व्यंजन का बारे में लिख दिया गया, इसलिए तो नोट्स मेरा ये है, नोट्स आप बना रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 52 होते हैं वर्ण। ठीक है, सीधा सीधा आ जाते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं। अब 13 स्वर में अ, ई आपको याद है, अ, आ, ई, उ, री, फिर उसके बाद आपका देखिए री, ये सब बहुत सारे थे, लेकिन अगर आपको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से तो ये इतना ही याद करिए, यही आप 13 याद रखेंगे। ठीक है, फिर ए ओ औ, फिर अंग अह। अब इसमें देखिए, इसमें जो उच्चारण के आधार पर जो 10 था स्वर, वो कौन कौन सा हटा दिया था? एक तो री हटा दिया और अंग और अह को भी हटा दिया गया था। ठीक है, यानी ये 3 13 में से हट जा रहे थे, तो 10 ये उच्चारण के आधार पर रह रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें ये है कि अंग और अह जो है इसको अयोगवाह कहते हैं, या अयोवाहक भी आ जाएगा, वाह्य या वाहक। तो अयोगवाह कहते हैं दोस्तों किसको? अंग और अह को। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका स्वर कवर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर व्यंजन। व्यंजन में 35 होते हैं। अब इसमें देखिए क वर्ग, क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, अंग, यानी 5 होते हैं। तो ये दोस्तों आपके चलेंगे 5 कहाँ तक? ये आपका प वर्ग तक चलेगा 5। तो देखिए 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, च, छ, ज, झ, इ। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ट, ठ, ड, फिर ये अड़ और ढ के बाद जो ये वाला अड़ दोनों जो आया है, इसको कहते हैं जो है द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। और ये विकसित व्यंजन है। क्या है? विकसित व्यंजन है ये। ठीक है, तो इन्हें भी हटा दिया जाता है कई बार, तो 33 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विकसित व्यंजन ये है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, इन दोनों को अभी हटा देते हैं। तो यहाँ भी आपके 5 यानी 5 5 10 5 15 5 20 50 25, यानी यहाँ तक आपके 25 हो गए। उसके बाद देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन जो है अंदर से आवाज आता है। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, अंदर से आवाज आता है। तो य र ल व अंदर से देखिए आ रहा है, तो इसमें 4 होते हैं, तो 2 इसके और जोड़ देते हैं, तो इसमें आपके 5 हो जाएंगे। फिर संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में कैसे याद करेंगे, ऊष्म व्यंजन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर से आवाज आएगा। तो य र ल व देखिए अंदर से आवाज आ रहा है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को ही कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये दोस्तों इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर तीखा लगा हुआ है, आपको क्या लगा हुआ है, तीखा। तो यहाँ पर श श ह देखिए तीखा लगता है, तो यही सब आप बोलते हैं, स ह ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। गर्मी लग रही है आपको, ऊष्म। तो इसमें 5 जोड़ दिए, इसमें 5, यानी अगर जोड़िए तो 5 5 10 5 15 5 20 50 25 5 31 5 7 35 यहाँ तक हो गया। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें कच्छा जिसको कहते हैं क्षत्रिय छ वाला, इसमें क प्लस श होता है षटकोण वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों त्र यानी त और प्लस र होता है, आधा त और र। ज्ञ में ज होता है, ज्य इसका उच्चारण है, ठीक है। इय ज और प्लस इय है। और श्रीमान, इसको तो एकदम गायब ही कर दिया गया है, ज्ञ तक तो रहता ही है, ये तो एकदम गायब है। श्रीमान अगर जय श्री राम ये श्री वाला नहीं रहता तो इसको एकदम गायब कर दिया जाता है। तो ये जो है श ये वाला और आपका र प्लस करके ये श्र बनता है। तो यही यहाँ पर लिख दिया गया है संयुक्त व्यंजन का, देखिए छ त्र ज्ञ श्र, ठीक है। यानी टोटल अगर बात करेंगे तो 52 होते हैं वर्ण, ठीक है। अगर नहीं एग्जाम में दिया तो इसके आसपास वाले को आप मार सकते हैं ऑप्शन में अगर नहीं है तो, लेकिन 52 आप याद रखिएगा। 13 आपके स्वर होते हैं, व्यंजन आपके 35 होते हैं, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आ जाती है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष की। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें देखिए अल्प प्राण जो होता है और महाप्राण जो होता है, तो अल्प में क्या है, कम। अल्प मतलब क्या होता है, कम होता है। और महा मतलब होता है ज़्यादा, प्राण मतलब होता है हवा। तो क्या होगा, कम हवा में आप उसका उच्चारण कर लेंगे, ज़्यादा हवा में आप उसका उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, क अल्प प्राण में हो जा रहा है, ख तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है। देखिए एक तो आपको ऐसे उसमें रगड़ना है, स्पर्श करना है, तो ख ये दोस्तों क्या हो जाएगा, महाप्राण में आ जा रहा है, ठीक है। और ग देखिए अल्प प्राण में हो जा रहा है, घ तो फिर आपका महाप्राण में आ रहा है, ये भी आपका जो है क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है, थोड़ा सा महाप्राण ले रहा है ये, ठीक है। और अंग ये आपका दोस्तों जो है अल्प प्राण में हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो अल्प प्राण में, अल्प मतलब क्या, इसको समझ लीजिए आपका विषम, और ये सम समझ लीजिए। तो यानी कि अगर पहला यहाँ पे आ जाइए, पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, यानी कि क ग और अंग ये क्या आएगा, अल्प में आएगा। किसी भी वर्ग का, क वर्ग का देखिए क ग और अंग ये क्या आएगा, अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण में यानी थोड़ा सा ज़्यादा प्राण लगेगा, ख घ, यानी कि 2 और 4 जो हैं वो महाप्राण में आएंगे। अल्प प्राण में 1 जो है 3 और 5 यानी विषम वाला आएगा, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण समझ में आ गया। वैसे ही आपका देखिए छ काट दीजिए, यानी कि आप महाप्राण में ना डायरेक्ट आप जो है दूसरा चौथा को हटा दीजिए, दूसरा और चौथा को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया वो आपका अल्प प्राण में आ जाएगा, ठीक है। छ देखिए फिर आपका महाप्राण लगा, ज झ, ठीक है, देख रहे हैं। फिर आपका इय, तो ये भी आपका अल्प प्राण में आ जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो सम वाला है वो महान है, जो सम है वो महान है, जो विषम है वो अल्प है, ठीक है। विषम मतलब होता भी है वैसे ही थिंकिंग, सोचने में, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण समझ में आ गया। और भी आपको एग्जांपल्स देना हो तो ट ठ त प ये वाले वर्ग में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब घोष अघोष में आ जाते हैं। जो भी दिया रहेगा पहले उसका मतलब निकालिए। देखिए अघोष मतलब बिना घोष के, माने गूंजायमान नहीं होगा। सघोष या घोष यानी कि गूंजायमान होगा, मतलब गूंजेगा, ठीक है। अच्छा अघोष देखिए यहाँ पर गूंजेगा नहीं, गूंजेगा नहीं,
मतलब क ख देखिए गूंज नहीं रहा है, लेकिन ग देखिए कभी कभी नहीं कहते मारेंगे गम से, तो गम यानी गूंज रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, अघोष यानी गूंजेगा नहीं, यानी क ख नहीं गूंज रहा है, लेकिन ग घ अंग देखिए ये क्या कर रहा है, गूंज रहा है, तो ये घोष या सघोष हो जाएगा। ठीक है, यानी गूंजने वाला हटा दीजिए या फिर न गूंजने वाला हटा दीजिए। तो एक और दो यानी पहले के दूसरे, पहले और दूसरे को हटा देंगे ना, तो आपका जो है बाकी आपका गूंजेगा, तो गूंजेगा गूंजेगा गाना भी है। तो ये क्या है आपका, च छ हटा देंगे तो अघोष है, उसके बाद ज झ इय ये सब क्या है, सघोष मतलब गूंजने वाला है। तो ये सब आपका याद हो गया होगा। अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष अघोष में कंफ्यूजन होता है, इसको क्रिएट कंफ्यूजन जहाँ से होता है वहीं से ख़त्म कर देते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण मतलब मैंने आपको क्या बताया, महान वही है जो सम है। क्या है, सम है। सम कौन है, 2 और 4 सम है, यानी कि क ख में ख और घ को हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा, माने थोड़ा सा सांस में हो जाएगा। घोष अघोष में, अघोष मतलब कि जो गूंजायमान नहीं होगा, और सघोष या फिर घोष जो रहेगा गूंजायमान रहेगा, यानी कि गूंजेगा। तो गम से शुरू करिए, तो गम मतलब कि क ख को हटा दीजिए, गम से मारते हैं तो गम से करता है, वैसे ढोलक भी आप बजाएंगे गम गम बजता है, तबला भी गम गम बजता है। तो ग घ अंग ये सब क्या है, 3 आपके यहाँ पर उल्टा काम होगा। इसमें अल्प प्राण में 3 होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों विषम वाला रहेगा, जबकि यहाँ पर जो है ना एक सम रहेगा, 2 विषम रहेंगे। तो सम विषम मत इधर याद करिए, इधर आप ग से याद रखिए, ग घ अंग, ग घ अंग घोष है, बाकी आपका क ख च छ ट ठ त थ प फ ये सब क्या है, गूंजायमान नहीं है, बाकी आपके 3 इधर के गूंजायमान हैं। तो इधर से आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण बताइएगा। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न यहाँ से जरूर बन जाते हैं उच्चारण स्थान से। तो देखिए इसमें अगर आप याद करना चाहें तो जो है आप अगर समझेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बार बार मैं आपको क ख ग अ आ ई पे ले चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक से याद कराऊंगा मैं। नासिक या नासिक्य जब आएगा ना तो क्या होता है, नासिक्य, तो न और म, और देखिए पांचवा जो है, पांचवा जिसे आपका पांचवा की तरह, जिसे आपका अंग हो गया, ईय हो गया, अड़ हो गया, और न और म को भी जोड़ लीजिए क्योंकि नासिक है। तो न म देखिए ना ये सब नाक में हो रहा है, नाक में होगा, कहाँ होगा, नाक में उच्चारण। अंग अंग ईय अण न म ये कहाँ हो रहा है, नाक में हो रहा है। तो बहुत ही आसान है याद करना, नासिक्य उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं दंत मूल। देखिए दंत अलग है, दंत मूल अलग है। ठीक है, जब दंत बोलेगा तो च वर्ग और स आप कर देंगे, दंत मूल बोलेगा तो अब दोस्तों जो है दांत के मूल में, अब याद नहीं होता है दंत मूल, या फिर इसको क्या कहते हैं, वत्सर्य कहते हैं दोस्तों। तो ये भी याद नहीं होता है, तो कैसे याद करेंगे इसको। देखिए दांत का मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। तो दांत जब आपका ऐसे है, ये दांत है, उसके मूल में हमेशा क्या लगा रहेगा, लार। क्या लगा रहेगा, लार, यानी ल और र रहेगा। तो र और ल देखिए याद हो गया ना। दंत मूल जो है ये बहुत बार गलत करते हैं बच्चे, तो दंत मूल में हमेशा क्या लगा रहेगा, लार लगा रहेगा। तो ल और र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों दंत, दंत में देखिए आप उच्चारण से देखिए, आप जीभ को दांत से टकराते हैं जब त वर्ग की बात करते हैं। त वर्ग मतलब त थ द ध ये सब त वर्ग में आते हैं, और उसके बाद छोटा स यानी स करेंगे। तो ये क्या होगा, ये सब दांत को छूता है आपका जीभ। तो जब भी ये करिए तो इसको प्रैक्टिकल करके भी देखिए, जिसे आप अंग अंग इ ट अण या फिर आप जो है क्या कहिए न म ये सब करेंगे तो नाक में उच्चारण हो रहा है। दंत मूल देखिए र र ल ये सब क्या करेंगे, ये आप दांत के मूल में टकराव कर रहे हैं। ठीक है, और टकराव दोस्तों जब दांत में करते हैं तो दंत कहेंगे इसको, या फिर उसको त वर्ग त थ द ध ये सब क्या है, दांत में हो रहा है, स छोटा वाला। ठीक है, अब आइए मूर्धा। मूर्धा, इसके बाद मूर्धा आ जाइए। मूर्धा मतलब क्या होता है, जीभ को फोल्ड करना पड़ता है, मुड़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मुड़ाना पड़ता है। ठीक है,
मुड़ाना पड़ता है तो कैसे होगा, तो देखिए मुड़ाना मूर्धा मूर्धसन्य ऐसे करके कई चीज़ें लिख देता है, तो समझिए मूर्धा मतलब ही कि मुड़ाना है जीव को। तो इसमें री देखिए, जो री है ऋषि से, तो इसमें देखिए इसमें ये मुड़ा हुआ है, क्या है ये अलग ही है, क्या है ये अलग है, ठीक है। उच्चारण के स्थान पे इसको तो हटा ही दे रहे थे, ठीक है। तो ये री मुड़ा हुआ है। अब ट देखिए, ट भी आपका जीव ऐसे ही मुड़ा हुआ है, तो ट वर्ग में जो भी आएगा ट ठ ड ढ ये सब क्या है, मुड़ा हुआ है। और श, ये जो षटकोण श वाला जब आप करेंगे उच्चारण तो आपका जीव जो है मुड़ जाएगा, श देखिए श। तो ये जो है ये सब क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है, या फिर कहिए मूर्धा है व्यंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तालु। तो अब जो भी तालु को आपको टच करेगा, ठीक है, यानी आप देखिए छोटी ई बड़ी ई, तो देखिए ई करिए, ई ये क्या है, तालु में टकराना पड़ रहा है हवा को। हवा को जहाँ से टकरा करके आपको उच्चारण आप करेंगे वहीं से उसको बताया जा रहा है, और वहीं से उसका जो उच्चारण स्थान भी हो जाएगा। तो क्या करें, तालु से टकरा रहे हैं तो क्या करें, ई और च वर्ग और य और श। देखिए य जो है था वो हमारा क्या था, अंतस्थ व्यंजन में भी था, ठीक है, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी यर अलावा, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये श जो था ये ऊष्म व्यंजन में भी था, और ये वाला भी श ऊष्म व्यंजन में था। तो श श ह ये क्या था, ये ऊष्म व्यंजन में 4 थे जो कि तीखा लग रहा था, तो हम बोल रहे थे। अब देखिए तालु में क्या हो रहा है, ई यानी छोटी ई बड़ी, ठीक है। च वर्ग देखिए, च जब बोलेंगे ना च, तो ये एकदम तालु को टच कर रहा है, च, तो च वर्ग य और च देखिए एक ही तरह है भी लगभग, और श, ये श को भी य बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, लगभग। तो इसको आप ऐसे याद करिए कि एक श जो है बहुत बड़ा है, क्या है, षटकोण वाला सबसे बड़ा वाला चचा है ये, तो ये सबसे बुढ़े हो चुके हैं, पेट उठ निकल गया तो पेट फट गया है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या होगा, ओठ को मतलब जीव को दोस्तों एकदम ऊपर लेके जाना है, तो ये मूर्धा में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो है ये वाले जो दूसरे आएंगे वो उसके बाद तालु मूर्धा, मतलब ओठ को मतलब सॉरी जीव को जब ऊपर से टच करेंगे मोड़ेंगे तो क्या होगा, श वाला हो जाएगा। जब इसको टच कर देंगे तालु में तो क्या हो जाएगा, तालु में ये वाला श आ जाएगा। और जब उसके बाद नीचे और लेके आएंगे तो ये आपका उच्चारण स्थान जो है स वाला आ जाएगा दंत में, ठीक है। तो ये तीनों आप श याद रखिएगा, तीनों का स्थान अलग अलग है। सबसे बड़े वाले चचा ये हैं, उसके बाद चचा ये हैं, ये भी श बड़ा वाला ही बोला जाता है, ये षटकोण श बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तालव्य या फिर तालु का उच्चारण स्थान। अच्छा, उसके बाद कंठ प्लस तालु है, कंठ कौन सा है, तो कंठ में आपका जो है एक तो आपका देखिए एक ये वाला था, ठीक है, अंग की मात्रा जो थी, एक अंग होता है एक अंगा होता है, ये दोनों नाक में हो रहा है, ठीक है। तो ये नासिक या नासिक हो गया, ठीक है, तो ये तो हट गया। अब देखिए एक अंगा होता है, अंगा जो है और ह, यानी कि देखिए अ और आ जब था वो कंठ में था, ठीक, तो यही अ और ह मिलके तो अंगह बना है, क्या, अ और ह मिलके अंगह बना है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अंगह भी याद कर लेंगे, आ भी याद कर लेंगे, और पहला जो व्यंजन का वर्ग है वो क वर्ग है, तो ये भी आपका कंठ ही हो जाएगा। क से कंठ होता है और क वर्ग वो है भी, तो क ख ग घ ये सब क्या है, ये चारों आपके होंगे क वर्ग के या फिर कहिए कंठ के। तो क से कंठ और क से जो है क्या हो जाएगा, क वर्ग अ आ, और वही अ और ह मिलके अंगह बनाता है, सॉरी अह बनाता है, तो ये भी आपका कंठ हो जाएगा। अब कंठ प्लस तालु, यानी कंठ से भी बोलेगा, तालु का भी यूज है, यानी ए बोल के देखिए, ए ये सब क्या है, तालु और कंठ दोनों को मिक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके कंठ प्लस तालु ए और ए दोनों हो जाएंगे, एक कंठ और एक मानिए तालु, ऐसे करके याद करेंगे, कंठ प्लस तालु ए और ए। अच्छा, ओष्ठ में कौन सा है, ओष्ठ में दोस्तों है ओ और एक ऐसे करके आप देखेंगे यूज किया जाता है, जिसे आपका लॉन है। तो लॉन में औ की तरह ही ये उच्चारण है, तो ओ और औ और इसको भी औ की तरह ही उच्चारण है, तो वैसे ही कर लीजिए, ठीक है। तो लान तो कहते नहीं है, लॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन। तो औ की तरह ही लगभग ये भी है। तो ओष्ठ प्लस कंठ जो होता है, ओठ प्लस कंठ जो होता है वो आपका 3 होते हैं, ओ औ और
औ की तरह ही उच्चारण है ये इसका भी, ठीक है। ओष्ठ जब बात करेगा तो ओ, तो ऊ हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ऊ। और प वर्ग का जो भी है, प, फ, ब, भ, ये सब क्या है, म, फिर आपका म, ये न, ये सब क्या हो जाएगा आपका नासिक हो जाएगा। तो प, फ, ब, भ तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ओठ से हो जाएगा। जैसे उच्चारण करके देखिए, ऊ, ऊ, ये ओठ का ही है, कहीं और से हवा नहीं निकालना है, ठीक है। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, ये सब ओठ से ही काम हो रहा है। अच्छा, दंत प्लस जो ओष्ठ है वो क्या है, व खाली आता है, व बोल के देखिए, दांत ओठ का तो यूज है भी, लेकिन दांत से भी टकराना पड़ रहा है, ऊपर वाले दांत से, देखिए व। तो ये आपका व खाली अकेला जो आ जाएगा वो दंत प्लस ओष्ठ में आता है। और देखिए, जब भी जो डबल वाले हैं, डबल वाले जैसे व हो गया, और ऑप्शन में दंत प्लस ओष्ठ नहीं है तो ओठ वाला आप लगा देंगे, ठीक है। नहीं है तो, लेकिन वैसे एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में दिया जाता है वो एकदम चुन चुन के दिया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये मैंने आपको ध्वनि कहिए, वर्ण कहिए, वर्णमाला कहिए, अधिकतर क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।